हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, ओके सर। ओके, तो ये वाला एरिया आएगा ना इसमें, केवल इसके इधर वाला, ये नहीं आएगा? चलिए बच्चों, मॉडर्न स्टार्ट कर रहे हैं। और मॉडर्न में सबसे पहले बात करते हैं अपन, बिल्कुल शांत हो जाइए बच्चों और सुनिए ध्यान से। मॉडर्न में स्टार्ट कर रहे हैं अपन सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अपने को थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही सरी, ऐसा है, बिल्कुल शांत रहे अगर पढ़ना है तो। थोड़ा बहुत आइडिया का मतलब 12th में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा अपन ने, है ना? नहीं है तो फिर ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए। स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कवरी किसने की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, बताइए। डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवरी की? हर्ट्ज ने। वेरी गुड बच्चों। देखिए, डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज 1887 तक हम मानते थे बच्चों लाइट जो है वो है एक वेव। लाइट को मानते थे वेव। जो ईएम वेव्स के प्रोडक्शन और डिटेक्शन की बात हुई थी उसमें यह एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि जो लाइट हमारे पास है वो हमारे पास एक वेव है। और 1887 तक हम भी ये मान के चलते थे कि जो लाइट है वो वेव नेचर शो करता है, वेव एसोसिएटेड है उसके साथ। वो प्रूव किया गया था ईएम वेव्स के प्रोडक्शन डिटेक्शन में, और वो किया था मैक्सवेल और हर्ट्ज ने। इसके बाद अगर बात करें 1887 में एक साइंटिस्ट आया, अगर आपने नाम सुना हो, जे थॉमसन का नाम सुना है? जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने बच्चों एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर किसी मेटल पर स्पेसिफिक लाइट इंसिडेंट कराई, यूवी रेज, अगर किसी मेटल पर यूवी रेज इंसिडेंट की जाती है तो उस मेटल की सरफेस से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का एमिशन होता है। ये ऑब्जर्वेशन था थॉमसन का। थॉमसन ने 1887 में ये चीज ऑब्जर्व कर ली थी कि कुछ मेटल्स ऐसी होती है या तो उन पर यूवी रेज गिराई जाए या फिर उनको हीटअप किया जाए, मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो टेम्परेचर से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को थर्मल एनर्जी मिलती है और उस थर्मल एनर्जी के कारण यहां से उनका इजेक्शन। ये ऑब्जर्वेशन था थॉमसन का। और 1897 में थॉमसन ने यह बता दिया कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास इमिट होते हैं वो कोई नहीं, वो कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल, और 1906 में थॉमसन को इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित कर दिया गया। अब देखिए, ये ऑब्जर्वेशन थॉमसन का था। हर्ट्ज ने एक चीज अपना लो दिया इसके बेसिस पर। हर्ट्ज ने कहा कि जैसे हमारे पास कोई मेटल है और मेटल पर अगर हम सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करते हैं। अब सफिशिएंट क्या होता है वो आगे चैप्टर में बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सुना है? नाम सुना है नहीं? तो अगर अपन बात करें किसी भी मेटल पर अगर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट की जाती है तो उस मेटल की सरफेस से, उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है। और इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन, इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया क्योंकि लाइट के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे। फोटो मींस लाइट, लाइट के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन्स को हमने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड द होल प्रोसेस नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सफिशिएंट क्या है वो भी आगे अपन बात करते हैं कि किसी भी इसने
ये डिफाइन किया है, व्हेन मेटल इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ suitable frequency और wavelength, then metal immediately start ejecting electron from the metal surface. Electrons is known as photoelectron and the process is known as photoelectric effect. तो हर्ज ने ये चीज ऑब्जर्व करी है। बात ये आती है कि अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो 1887 तक हम लाइट की कौन सी नेचर मानते थे, वेव, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये प्रूव कर दिया जाएगा कि जो हमारे पास लाइट है वो तो पार्टिकल नेचर शो करता है। कौन सी नेचर, पार्टिकल। यहां पर ये प्रूव किया जाएगा कि जो लाइट हमारे पास है वो तो पार्टिकल नेचर शो करता है। और आगे आप ये देखोगे एक साइंटिस्ट और आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, मैटर वेव्स में, नाम सुना होगा आपने, डी ब्रॉगली का नाम सुना। वो ये बता देगा कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें लाइट की पार्टिकल नेचर होती है और कुछ में वेव, मतलब लाइट तो कैसी नेचर शो करती है, डुअल नेचर हमारे पास शो करती है। तो अगर अपन बात करें, जब मेटल पर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ की लाइट गिराएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन, सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, ये डिफाइन किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की बात कर रहे हैं तो देखिए एक टर्म और है हमारे पास E/m, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। ये एक वैल्यू फिक्स होती है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ये मेटल में हमारे पास कोई भी ट्यूब है, उस ट्यूब में कोई भी स्पेसिफिक चार्ज E/m जो रेशियो हमारे पास होता है। तो हमारे पास अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन, देखिए जैसे कोई मेटल हमारे पास है बच्चों, ये मेटल, और अगर इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहता है तो मेटल क्या करता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है और इस इलेक्ट्रॉन को वापस अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है मेटल रखा हुआ है अपने आप मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाए, नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता मेटल, कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए, और वो मिनिमम एनर्जी जो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करा दे, उस मिनिमम एनर्जी को हमने क्या नाम दिया है बच्चों, वर्क फंक्शन। क्या नाम दिया बच्चों, वर्क फंक्शन। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर देता है। द मिनिमम एनर्जी नीडेड या रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। मिनिमम कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। इसके रिलेशन भी हमारे पास है, वो आगे अपन पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ के थ्रू देखेंगे वर्क फंक्शन जो भी हमारे पास होता है। अभी केवल डिफाइन किया है मैंने एक मिनिमम एनर्जी जो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करा दे, उस मिनिमम एनर्जी को हमने नाम दिया है वर्क फंक्शन। हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट और कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें सीजियम की, तो इसके लिए वर्क फंक्शन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5 फॉर प्लेटिनम मेटल ये होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को सीजियम से मेटल से बाहर निकालना है, मिनिमम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर प्लेटिनम से बाहर निकालना है, मिनिमम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे पास है। मिनिमम इतनी इतनी एनर्जी चाहिए, मतलब हर मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं वर्क फंक्शन नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है, डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट, और इसकी नेचर पर भी डिपेंड करता है। कैसे, नेचर ऑफ मेटल पे, जैसे मान लीजिए हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो तो हम करते हैं वैक्यूम में। वैक्यूम ग्लास ट्यूब होती है हमारे पास। अगर वैक्यूम ना हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लाइट गिरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और बाई चांस वहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाए, रिडक्शन हो जाए, सरफेस पर रस वस लग जाए, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना हो सकता है, टिपिकल हो जाए, रस लग जाए। तो नेचर ऑफ मेटल के साथ साथ उसकी सरफेस पर भी डिपेंडेंसी रहती है। पर वर्क फंक्शन जो हमारे पास होता है वो मेटल की थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता। किस तरह से, देखिए जैसे प्लेटिनम है, इसका वर्क फंक्शन कितना, 5.65। एक और प्लेटिनम का मेटल लिया, इसका वर्क फंक्शन भी कितना, 5.65। टोटल वर्क फंक्शन कितना हो गया, या 11 पॉइंट समथिंग होगा। मतलब वर्क फंक्शन जो होता है मेटल की थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की, मेटल की सरफेस, इनर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे बच्चों। तो ध्यान रखना,
Work function depends upon the nature of metal and its surface does not depends upon the thickness of metal. thickness पर डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि हम जो इजेक्शन की बात कर रहे हैं वो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कितने मेथड से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करा सकते हैं। मतलब मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन में फर्स्ट मेथड हमारे पास, जैसे देखिए ये किसी मेटल का एटम है और इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की बात करते हैं। बताइए इस इलेक्ट्रॉन को आप कितने तरीके से बाहर निकाल सकते हो मेटल से, बताइए। सबसे पहला तरीका, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को कौन सी एनर्जी मिलेगी बच्चों? थर्मल एनर्जी। और उस थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इसको क्या नाम दिया? थर्मियोनिक इमिशन। और कैसे बाहर निकाल सकते हो बच्चों? फील्ड लगा के। हम क्या करें बच्चों, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फील्ड अप्रोक्स होना चाहिए 10⁸ वोल्ट पर मीटर का, इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन का निकलना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसको हमने नाम दिया है बच्चों फील्ड इमिशन। तो सेकंड मेथड हमारे पास फील्ड इमिशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और कैसे बाहर निकाल सकते हैं बच्चों? तो देखिए, अगर मैं हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कर दूं, मैं क्या करूं इस पर, ये हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसकी बॉम्बार्डमेंट करिए हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर करेगा। ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन और ये है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और इस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, इस रेफरेंस में इसको बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी इमिशन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इमिशन बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन वो कहलाता है सेकेंडरी इमिशन। और कैसे बाहर निकाल सकते हो बताइए? हीट के लिए तो हो गया आपने, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करके, हीट या थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करके। लाइट के एप्लीकेशन से, अभी मैंने आपको बताया था, अगर इस मेटल पर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट गिराऊं तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, इसको हमने नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और कोई मेथड जिससे निकाल सकते हो? अच्छा, मेटल पर साउंड गिरा दें, साउंड गिरा के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? निकाल सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि साउंड के पास इतनी एनर्जी नहीं है। केवल 4 मेथड है बच्चों इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के, रिवाइज करिए कौन कौन से। फर्स्ट, थर्मियोनिक बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट या थर्मल एनर्जी। सेकंड, फील्ड इमिशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड, सेकेंडरी इमिशन बाय द bombardment of high energetic electron। और लास्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, मतलब बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट एनर्जी। तो 4 मेथड से हम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करा सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास कोई भी सोर्स, हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी, और कोई भी सोर्स वेव थ्योरी की अगर अपन बात करें, रेडिएशन इमिट कर रहा है तो कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी है अकॉर्डिंग टू दी वेव थ्योरी, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो। पर ये तो अपन बात कर रहे हैं वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, पर क्वांटम थ्योरी बच्चों ये कहती है कि कोई भी सोर्स अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है, और एनर्जी के इन स्मॉल पैकेट्स को क्वांटम थ्योरी में सबसे पहले क्या नाम दिया था? क्वांटा। और बाद में इन्हीं क्वांटास को क्या नाम दे दिया? क्वांटा को फोटोन। ईच क्वांटा इज नोन एज वन फोटोन। इन्हीं को नाम दिया था, एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स, इन्हें नाम दे दिया था फोटोन। तो इसी फोटोन की अपन बात करते हैं चैप्टर में आगे, इसके बिना आगे चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। तो फोटोन की बात करते हैं। फोटोन सिंपलेस्ट वे में कहें, एनर्जी का स्मॉलेस्ट पैकेट, उस एनर्जी के स्मॉलेस्ट पैकेट को क्या नाम दिया है? फोटोन। तो फोटोन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है फोटोन की एनर्जी। और इस एनर्जी को एक्सप्लेन किया किसने? फोटोन की एनर्जी किसने एक्सप्लेन की? प्लैंक। प्लैंक ने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि कोई भी एक पैकेट, मान लो ये पैकेट है, इस पैकेट की एनर्जी इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल पाई गई थी। इसका मतलब हमारे पास अगर बात करें, ये जो पैकेट है, किसी भी एक पैकेट की एनर्जी, मान लो इस पैकेट की एनर्जी
इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल। इन्होंने कहा कि अगर हमने रेड कलर फोटोन से ग्रीन कलर फोटोन, ब्लू या फिर वॉयलेट कलर फोटोन यूज लिया तो हमारे पास जो फोटोन्स मिले वो हायर एनर्जी के मिले। उतनी जितनी ज्यादा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी थी उतने ही ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स मिले, जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ी उतनी ही एनर्जी बढ़ी। तो ये चीज ऑब्जर्व करी थी प्लैंक ने कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, और एक कांस्टेंट इंसर्ट कर दिया एग्जैक्ट वैल्यू देने के लिए, E बराबर एच न्यू, जहां बच्चों एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा इसकी वैल्यू जानते हो? वेरी गुड, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 यूनिट। इस चैप्टर में ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट। तो ये हमारे पास है जूल इंटू सेकेंड। अब यहां पर आप देखिए एच की यूनिट ध्यान से देखना, जूल सेकंड। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज जो होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग पर सेकंड, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, एनर्जी किसमें आएगी, जूल। ये ध्यान रखें, एक पैकेट की एनर्जी आई है E बराबर एच न्यू, इनमें से किसी भी एक पैकेट की एनर्जी E बराबर एच न्यू। अच्छा बताइए E बराबर एच न्यू, न्यू बराबर क्या होता है, C बाय लैम्डा। अच्छा बताइए एच की यूनिट क्या है, जूल सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड, तो वेवलेंथ किस में रखोगे, मीटर, ताकि मीटर से मीटर और सेकंड से सेकंड कैंसिल, एनर्जी किस में आएगी, जूल। ये ध्यान रखना, ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी जूल में, पर ये तभी आएगी जूल में जब वेवलेंथ किस में होगी, मीटर। ये वेवलेंथ हमें रखनी है बच्चों मीटर में, ठीक है। अब देखिए आप सब जानते हो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल के साथ रिलेशन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अरे जानते हो या नहीं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास इतने जूल होते हैं, तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन दिस वैल्यू, इसका क्या लगा देंगे, डिवाइड। तो आप मुझे बताइए एच सी, ये दोनों है हमारे पास, इनका मल्टीपल कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट और सी भी कांस्टेंट। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो अप्रोक्स वैल्यू कितनी आती है, ये होता है 2 इंटू 10 की पावर -25। फास्ट कैलकुलेशंस में काम आएगी, ध्यान रखना। अब यूनिट की बात करते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देखना, दोनों अप्रोक्स आता है इतना, 2 इंटू 10 की पावर -25। एच की यूनिट आप सब जानते हो क्या होती है बच्चों, जूल सेकंड, और सी की मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये किस में आएगी, जूल मीटर। तो ये ध्यान रखना, ये होती है जूल मीटर में, जूल मीटर की टर्म्स में हमारे पास ये। और अगर मुझे इस जूल को कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इस जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान से देखना, ये जूल मीटर में आई है 2 इंटू 10 की पावर -25, ठीक है। अगर मुझे इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ये है जूल मीटर में, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या करूंगा, एक जूल बराबर कितना लिख दूं, 1 अपॉन दिस वैल्यू, 1 अपॉन दिस वैल्यू, इसका डिवाइड लगा देते हैं। अच्छा डिवाइड लगाइए इसमें, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अरे कुछ समझ में आ रही है? और ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स आती है 12,400 इंटू 10 की पावर -10, और 10 की पावर -10 मीटर क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। तो डिफरेंट यूनिट्स में एच सी की वैल्यू हमारे पास होती है बच्चों डिफरेंट। अगर जूल मीटर में पूछे तो कितनी होती है, नहीं बोलोगे तो ध्यान नहीं रहेगा। एच सी 2 इंटू 10 की पावर -25 यूनिट जूल मीटर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देता हूँ, एंगस्ट्रॉम में कितना लिखूंगा, 12,400। तो फाइनली हमारे पास आ गया बच्चों E बराबर 12,400 अपॉन लेमडा। लेमडा किसमें, यहाँ पर इलेक्ट देखो 12,400 अपॉन लेमडा, ये किसमें आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम, तो वेवलेंथ किसमें, एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन। ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा जब रखोगे, और एनर्जी किसमें आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास एनर्जी आ जाएगी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में रखते ही। तो मैं आपसे कभी भी पूछूं बच्चों, एक पैकेट की एनर्जी, फोटोन के एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती है, E बराबर एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी, ये किस में आती है, जूल।
वेवलेंथ किस में रखोगे? मीटर। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपसे पूछे तो कौन सा रिजल्ट? 12,400 अपॉन लैम्डा, एंड लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अगर अच्छा बताइए, किसी सरफेस पर अगर एक फोटोन आ रहा है, अगर एक फोटोन की एनर्जी ई है, अगर एन फोटोन आएंगे तो सरफेस पर टोटल सरफेस पर कितनी एनर्जी? एन ई। ये टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी सरफेस पर। एक फोटोन की एनर्जी ई, एन फोटोन अगर सरफेस पर आएंगे तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? एन ई। अब यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है, नंबर ऑफ फोटोन्स पूछ सकता है आपसे कितने सरफेस पर इंसिडेंट हो रहे हैं। किस तरह से? जैसे एससीबी में एक क्वेश्चन आपके दिया हुआ है कि टोटल एनर्जी सरफेस पर आ रही है 10⁻⁻7 जूल। एक फोटोन जो आया उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 200 नैनोमीटर। तो बताइए नंबर ऑफ फोटोन कितने इंसिडेंट हो रहे हैं सरफेस पर, बताइए। वॉइस नहीं आ रही क्या बच्चों? हेलो? अरे वॉइस आ रही नहीं आ रही बच्चों इधर? आ रही है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। हाँ बच्चों बताइए। हाँ बच्चों बताइए, नंबर ऑफ फोटॉन्स 10⁻11। कितने बच्चों का आंसर आ गया? वेरी गुड। देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों यूनिट, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक फोटोन की वेवलेंथ है, तो एक फोटोन की एनर्जी निकाल लीजिए आप। टोटल एनर्जी आपको पता है, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे, दोनों को डिवाइड लगाएंगे तो सबसे पहले एक फोटोन की एनर्जी निकालता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जूल में? तो एस सी बाय लेमडा। वेरी गुड, एस सी बाय लेमडा। अच्छा एच सी की वैल्यू बताइए फास्ट। 2 × 10⁻, वेरी गुड, -25। वेवलेंथ किस में रखेंगे? मीटर। मीटर में कितनी? 200 × 10⁻⁹ और ये सॉल्व करोगे तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई बच्चों? 10⁻⁻18 जूल। यही आ रहा है क्या? ठीक है। अब एक फोटोन की एनर्जी अगर आ गई तो आप देखिए बच्चों, हम जानते हैं टोटल एनर्जी होती है एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आप निकाल सकते हो टोटल एनर्जी अपॉन एक फोटोन की एनर्जी। टोटल एनर्जी आपके पास है 10⁻⁻7 जूल अपॉन एक फोटोन की एनर्जी है 10⁻⁻18 जूल, और ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ फोटोन 10⁻11। ये आ गए फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास आ गए, सॉरी एन। करिए यहाँ तक कंप्लीट फटाफट। हाँ एक चीज ध्यान रखना, वर्क फंक्शन में मैं कुछ लिखवा रहा हूँ आपको, अगर नोट कर लिया कोई बात नहीं, लास्ट में लिख लेना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है नोट डाल के। वर्क फंक्शन नहीं लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3-4 लाइंस में लिखा रहा हूँ। यहाँ 4 लाइन्स अप्रोक्स छोड़ देना, बाकी कंप्लीट नोट कर लीजिए, और जिसने नोट कर लिया वो लास्ट में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट नोट करें। वेरी गुड, इधर भी आंसर आ गया आप लोगों का। थोड़ा सा स्पीड से नोट करें, अपना समय खराब ना करें, ये सब चीजें हमें आती है, रिवीजन चल रहा है बच्चों, है ना। मेन पार्ट है न्यूमेरिकल पर पहुंचना है आप लोगों को, और वहां तक पहुंचना है। अगर अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो अपनी स्पीड मेंटेन रखना, इस छापने की ध्यान रखना।
वेव माना जाता था लाइट को। 1887 तक तो हम मानते थे लाइट वेव है, उससे पहले तक तो हम क्या मानते थे, लाइट वेव है। उसके बाद इसकी डिस्कवरी हुई है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तब इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह के, और फिर यहाँ प्रूव कर दिया था आगे कि ये पार्टिकल नेचर करता है, लाइट दोनों नेचर होती है, मतलब दोनों की। हो गया बच्चों? जो बच्चे बातें कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि इधर साइड में खड़ा कर दूंगा बालक, ध्यान रखना तुम्हें। हाँ, नहीं ध्यान नहीं रखना है बेटा, वो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, इस रेंज में होगा आपके। मिनिमम इतना होता है किसी भी मेटल का, मैक्सिमम इससे ज्यादा किसी भी मेटल का नहीं होता वर्क फंक्शन। ठीक है, हो गया बच्चों? बातें करने की जरूरत कहाँ हो गई बच्चों की? ऐसा है बच्चों, मैं क्लियर बता दूं आप लोगों को, बातें करोगे आप अपना समय खराब करोगे। समय खराब करोगे तो मैं उस हिसाब से आपके क्वेश्चन से एडजस्ट कर दूंगा अपने आप। ध्यान रखना, जैसे आप सोचो कि ठीक है, यहाँ पर आगे भी पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना आता है हमें, ठीक है सर वो मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ फोटोन का ही क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा मैं आगे। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकालना आता है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पूछूंगा, नहीं निकलेगा, चलो वो भी कर लेंगे सर। नंबर ऑफ फोटोन पर क्यूबिक मीटर, 3 क्यूबिक मीटर, एन क्यूबिक मीटर में कहीं पूछूंगा, नहीं निकलेगा। कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो बातें करोगे, अपना समय खराब करोगे। अगर पढ़ने आए हो तो शांति से बैठे रहिए, और ये कंप्लीट हो जाए तो अपना समय खराब मत करना, तुरंत बता देना कंप्लीट हो गया तो आगे चले। हो गया बच्चों? देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। वर्क फंक्शन के लिए लिखाऊं? लिखिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, the minimum energy required, minimum energy required to eject the electron, the minimum energy required to eject the electron from the metal surface, minimum energy required to eject the electron from the metal surface. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, it depends upon the, it depends upon the nature of metal, it depends upon the nature of metal and its surface. It depends upon the nature of metal and its surface, depends upon the does not depends upon the thickness of, किस पर डिपेंड नहीं करता, थिकनेस ऑफ मेटल, does not depends upon the thickness of metal. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं अपन। फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी अपन ने पढ़ी है बच्चों, फोटोन की एनर्जी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, हेडिंग लिखिए, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन।
इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एम इफेक्टिव से। बताइए, फोटोन की अगर बात करें तो फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। फोटोन है बच्चों एक तरह की एनर्जी, और हमने कभी एनर्जी को रेस्ट पर नहीं देखा, हमेशा मूवेबल है, रेस्ट पर नहीं है। एज्यूम किया गया था रेस्ट मास 0 फोटोन का, एम नॉट 0, यह है रेस्ट मास। पर मुझे एक चीज बताइए, जब फोटोन मूव करेगा कि तो किस स्पीड से मूव करता है? लाइट की स्पीड। तो जब फोटोन मूव करेगा तो उसके पास उस टाइम जो मास होगा उसको हमने क्या नाम दिया है? इफेक्टिव मास। क्या बिना मास के कोई मूवमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब फोटोन मूव करेगा तो उसके पास उस टाइम जो मास होता है उसको हमने नाम दिया है बच्चों इफेक्टिव मास। और इफेक्टिव मास आप निकाल सकते हो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, E बराबर mc²। ये m इफेक्टिव यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, m की यूनिट kg, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल। एनर्जी किसमें होती है? जूल। तो कभी भी मैं आपसे पूछूं, बताइए 1 जूल इन टर्म्स ऑफ केजी कितना होगा? बोलिए। नहीं बोलोगे ध्यान नहीं रहेगी, थोड़ा एक्टिव रहा करो। 1 जूल इन टर्म्स ऑफ केजी कितना? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये होता है हमारे पास 1 जूल। अच्छा बताइए, यहां से अगर मुझे इफेक्टिव मास कैलकुलेट करना है तो मैं लिख सकता हूँ एम इफेक्टिव इज इक्वल टू E/c²। अच्छा बताइए, एक फोटोन की एनर्जी hc/λ/c², एक सी से एक सी। तो हमारे पास यहां पर आ गया बच्चों एम इफेक्टिव इज इक्वल टू h/c λ। लिख सकता हूं। यहां पर मैं यह भी लिख सकता हूं एम इफेक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। लिख सकता हूं क्या? आप मुझे बताइए, जैसे मैं आपसे कहूं ग्रीन कलर फोटोन है और एक ब्लू कलर फोटोन, विच कलर फोटोन हैज लेस इफेक्टिव मास? विच कलर फोटोन हैज लेस इफेक्टिव मास? कौन होगा? ग्रीन। ग्रीन। आपने पढ़ा होगा विब्योर, जानते हो? और विब्योर में आपको पता है अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। आपको दो कलर दे रखे हैं, ब्लू और ग्रीन। आप मुझे बताइए, आपसे पूछा विच कलर फोटोन हैज लेस इफेक्टिव मास, मास किसका कम होगा? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा। और मुझे बताइए इन दोनों में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? ग्रीन। तो हमारे पास इसका इफेक्टिव मास हमारे पास कम होगा। एक प्रॉपर्टी तो ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है और वो है लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन आप सब जानते हो लीनियरली मूव करता है, और फोटोन का लीनियर मोमेंटम की बात करें, उसका मास वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो डिफाइन किया हमने लीनियर मोमेंटम। और अगर मैं इसको c से मल्टीप्लाई कर दूं तो mc² क्या बन गई? एनर्जी। तो आप मुझे बताइए E बराबर कितना? pc। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो P बराबर कितना? E/c। E/c। अच्छा बताइए, एक फोटोन की एनर्जी hc/λ/c, और ये c से c कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया एक फोटोन का मोमेंटम। आगे अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो ये छोटी छोटी सी टर्म्स जरूर पता होनी चाहिए, तो ही क्वेश्चन बनेगा आपका। तो बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान रखना। फिर यूनिट बताओ, एनर्जी किस में रखोगे? जूल। बताइए जूल इन टर्म्स ऑफ केजी। वेरी गुड, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड। और ये 1 मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड कैंसिल। तो मोमेंटम की यूनिट क्या आ गई? केजी मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको क्वेश्चन में केजी मीटर पर सेकंड में कुछ भी दे रखा, मतलब क्या दे रखा? मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड। अब देखिए,
वेवलेंथ किस में रखोगे बच्चों? मीटर। ध्यान रखना, कभी आपको जो यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ रखनी है मीटर में, क्योंकि ये जूल सेकंड में, और जूल आप सब जानते हो मीटर की टर्म्स में होता है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये मीटर में, तो इसको भी मीटर में रखना है आपको, ठीक है। कभी मैं आपसे पूछूं पूरे चैप्टर में, ध्यान रखना, एक फोटोन का मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एक फोटोन का मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी E बाय सी कितना होता है? E बाय सी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ H बाय लैम्डा। ध्यान रहेगा, ये केवल एक पैकेट जो था हमारे पास, एक फोटोन है, उसका मोमेंटम हमारे पास है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आने से पहले एक काम करते हैं, जो भी अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है इस पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात करते हैं। तो एक काम करिए, दोनों प्रॉपर्टीज लिखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए आप फटाफट। लिखाऊं? लिखो क्वेश्चन। फोटोन ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन लिखिए, फोटोन ऑफ एनर्जी फोटोन ऑफ एनर्जी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन photon of energy 9 mega electron volt, then calculate first part momentum, second part effective mass. Photon of energy 9 mega electron volt, then calculate फोटोन की एनर्जी आपको गिवन है 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट पार्ट आपको बताना है मोमेंटम फोटोन का, और सेकंड पार्ट इफेक्टिव मास। करिए सॉल्व। वेरी गुड। 4.8 इंटू 10 की पावर -21, कितने बच्चों का आंसर आ गया? बहुत बढ़िया। और हाँ बोलिए। वेरी गुड, 1.6 इंटू 10 की पावर -29। नहीं बेटा, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट होती है वो मैटर के पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होती है। मैटर के पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है ना, ये मैटर में जो के साथ जो एसोसिएट होते हैं, फोटोन के साथ नहीं होगी ना। हाँ देखो बच्चों, फोटोन की एनर्जी आपको गिवन है। सबसे पहला पार्ट यूनिट का ध्यान रखें, मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कितना होता है? E बाय सी। अच्छा बताइए, एक फोटोन की एनर्जी आपके पास 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर इसको किस में रखते हैं हम? जूल। जूल में रखिए। 9 मेगा मतलब 10 की पावर 6, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर -90।
अपॉन सी, मतलब 3 इंटू 10⁸ और ये सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है बच्चों, 4.8 इंटू 10 कितना आ गया, -21 kg मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया आपके पास मोमेंटम। और सेकंड टर्म आपसे पूछा इफेक्टिव मास कैसे निकालोगे बच्चों, एम इफेक्टिव E/c², वेरी गुड। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी, 9 मेगा मतलब 10⁶, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको जूल में रखते हैं, मैंने आपको बताया था, अपॉन c², 9 इंटू 10⁻16, ये c² हो गया। 9 से 9 कैंसिल, वैल्यू तो रहेगी 1.6, और पावर चेक करोगे तो कितनी हो रही है, 10⁻⁻29 kg। ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो ना, मोमेंटम निकालने के लिए ये करा ना, E/c, P/c, P/c भी कर सकते हो, हाँ ठीक है। E/c को P लिख दीजिए और P/c बात हुई, ऐसे भी आ जाएगा। तो ये तो अपन ने अभी तक जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी की बात करी है, ठीक है। अब बात करते हैं, बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है चैप्टर की, जो पूरे चैप्टर में आगे काम आएगी, और इसे ढंग से समझ लेना अगर आगे क्वेश्चन करने ढंग से तो। इंटेंसिटी हेडिंग लिखी है और समझिए इसको ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी अपने पास इंटेंसिटी, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों इसको, और इसे ध्यान से समझिए। देखो करें स्टार्ट, ये हो गया ना कंप्लीट। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं इंटेंसिटी डिफाइन कर रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए इंटेंसिटी, इसे डिफाइन किया है बच्चों, एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या डिफाइन किया है बोलिए, एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और आप सब अच्छे से जानते हो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर। पावर पर यूनिट एरिया, पावर यूनिट अपॉन, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में वॉट पर मीटर स्क्वायर में कुछ भी दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, लाइट की इंटेंसिटी। अब देखिए क्या होती है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। इंटेंसिटी आई, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, ई बराबर एच न्यू। अगर एन फोटोन सरफेस पर आएंगे तो एन एच न्यू, समझ में आ रही बात, अपॉन ए इंटू टी। और मैं इसको यहां रिप्लेस कर रहा हूं बच्चों, एन बाई टी को स्मॉल एन, और स्मॉल एन इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। क्या बोला बच्चों, स्मॉल एन को नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो मैं यार इसको लिख देता हूं, आई बराबर स्मॉल एन एच न्यू बाय ए। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। इंपॉर्टेंट क्यों है आगे आपको पता पड़ेगा जब लेनार्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। क्या है, पहले रिलेशन तो पता होना चाहिए, बोलिए क्या है, आई बराबर स्मॉल एन एच न्यू बाय ए। अब मैं आपको इंटेंसिटी एक्सप्लेन करता हूं होती क्या है, तो समझिए बच्चों ध्यान से। मैंने क्या किया है, मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स लिया है। अच्छा बताइए, मोनोक्रोमेटिक का मतलब फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट, सिंगल फ्रिक्वेंसी की हमारे पास लाइट आ रही है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये हमारे पास कोई सरफेस है, मेटल सरफेस, और इस पर फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, सिंगल फ्रिक्वेंसी की लाइट। फ्रिक्वेंसी सेम मतलब एनर्जी भी क्या होगी, सेम। एच न्यू एनर्जी की लाइट इंसिडेंट हो रही है, फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं एच न्यू एनर्जी के, ठीक है। अब बताइए, पॉइंट सोर्स हमारे पास है, ये यहां पर मैंने रख दिया पॉइंट सोर्स।
इससे रेडिएशंस हमारे पास गए बच्चों हर डायरेक्शन में इस तरह से। ये मान लीजिए हमारे पास हर डायरेक्शन में रेडिएशन जा रहे हैं, और मैं अगर कहूं कि जो रेडिएशंस हैं अगर डी डिस्टेंस तक गए तो एरिया क्या बनेगा, ये 4 पाई d²। ये पॉइंट सोर्स है, इसके रेडिएशन जा रहे हैं बच्चों हर डायरेक्शन में इस तरह से जा रहे हैं, तो एरिया क्या बनेगा, सर्कल या स्फेयर, स्फेयर। और स्फेयर का एरिया कितना, 4 पाई d², अगर डी डिस्टेंस तक रेडिएशन जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये पॉइंट सोर्स हमारे पास है, इससे रेडिएशन जा रहे हैं बच्चों इस तरह से हर डायरेक्शन में। हमारे पास सोर्स है मोनोक्रोमेटिक। पहले हमने माना है, ये यहां रख दिया लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अच्छा फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी, फिक्स, ई बराबर है। अगर एनर्जी फिक्स होगी तो एनर्जी पर यूनिट टाइम फिक्स। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर, मतलब पावर भी क्या होगी, फिक्स। मैंने फिक्स पावर का बल्ब यहाँ पर रख दिया बच्चों। यहाँ एक फिक्स पावर का बल्ब रखा हुआ है, कितनी पावर मान लेते हैं, पी पावर का। और ये बल्ब ई एनर्जी पर सेकंड इमिट कर रहा है। कितनी एनर्जी पर सेकंड, ई एनर्जी पर सेकंड। बल्ब है पी पावर का, वो पावर फिक्स है, और वो बल्ब ई एनर्जी पर सेकंड हमारे पास इमिट कर रहा है, ऐसा मैंने मान लिया। रेडिएशन जाएंगे हमारे पास हर डायरेक्शन में। पी पावर का बल्ब था, ई एनर्जी पर सेकंड इमिट कर रहा है, मान लीजिए डी डिस्टेंस तक रेडिएशन गया, तो ऐसा कुछ एरिया हमारे पास बन जाएगा। क्या बनेगा, ये स्फीयर। अब इंटेंसिटी डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये मान लेता हूं मैं, ये पूरा एरिया कितना है बच्चों, 4 पाई d²। तो बताइए 4 पाई d², इस पूरे एरियास में यहां से रेडिएशन इमिट हो रहे हैं सोर्स से, हर डायरेक्शन में रेडिएशन जा रहे हैं। कितने एरिया में जा रहे हैं, पूरे 4 पाई d²। तो बताइए 4 पाई d² में रेडिएशन हमारे पास इमिट हो रहा है, कितनी एनर्जी पर सेकंड जा रही है इस पूरे एरिया में, ई एनर्जी पर सेकंड। वेरी गुड। कितनी एनर्जी जा रही है बच्चों, ई एनर्जी पर सेकंड। ई एनर्जी पर सेकंड मतलब कितनी पावर, टी। इस पूरे एरिया में पर सेकंड टी पावर, मतलब ई एनर्जी पर सेकंड जा रही है। अब इंटेंसिटी क्या डिफाइन की गई है, यूनिट एरिया से पर सेकंड पास होने वाली एनर्जी। क्या बोला, बोली, यूनिट एरिया से पर सेकंड पास होने वाली एनर्जी, वही क्या कहलाती है, लाइट की इंटेंसिटी। यूनिट एरिया से आप मुझे बताइए, पूरे एरिया से हमने निकाल ली 4 पाई d² से ई एनर्जी पर सेकंड इमिट हो रही है, मतलब पी पावर। तो बताइए यूनिट एरिया से कितनी होगी, p/4 पाई d²। और यूनिट एरिया से पास होने वाली एनर्जी पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड मतलब पावर, वही क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। तो आप मुझे बताइए, यूनिट एरिया में मान लेता हूँ ये शेडेड एरिया ये वाला है। तो आपको क्या करना है, आगे ध्यान रखना, जब अपन नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक मीटर जो भी कैलकुलेट करेंगे, कहीं भी पूछे होते आपसे, एन क्यूबिक मीटर में कहीं भी पूछे फोटोन्स, तो एक चीज का ध्यान रखना, हमें पूरे एरिया देख लो, पूरे एरिया में कितनी एनर्जी पर सेकंड जा रही है। यूनिट एरिया मान लो, ये मेरा हाथ जो है ये यूनिट एरिया 1 मीटर, और ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया मान लीजिए। तो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया इस यूनिट एरिया से पास होने वाली एनर्जी, वही क्या कहलाएगी, लाइट की इंटेंसिटी। तो मैंने क्या किया, 4 पाई d² से कितनी एनर्जी पर सेकंड जा रही है वो देख लिया, ई एनर्जी पर सेकंड। तो यूनिट एरिया से, ये मान लो यूनिट एरिया है, शेडेड एरिया, इस यूनिट एरिया से पास होने वाली एनर्जी पर सेकंड, वही क्या कहलाएगी, लाइट की इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी हमारे पास डिफाइन हुई यूनिट एरिया से पास होने वाली एनर्जी। तो आप देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ ये प्लेग्राउंड है, और इस प्लेग्राउंड में पहला स्टेटमेंट 20 जूल एनर्जी आ रही है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, 20 जूल एनर्जी आ रही है। दूसरा स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं 20 जूल एनर्जी पर सेकंड आ रही है, मतलब पावर कितनी होगी, 20 वॉट, जूल पर सेकंड वॉट। मैं कह रहा हूं 20 जूल एनर्जी पर सेकंड 5 मीटर स्क्वायर एरिया में आ रही। तो आपने इंटेंसिटी कितनी, 4 वॉट पर, आपने क्या करा, पूरे एरिया में देख ली कि पूरे एरिया में 5 मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी पर सेकंड आ रही है, कितनी आ रही थी, 20 जूल पर सेकंड। तो यूनिट एरिया से निकाल लिया आपने, यूनिट एरिया में कितनी, 20/5, कितना आ गया, 4। सबसे पहले किसका पता लगा, एनर्जी, उसके बाद फिर इंटेंसिटी। नॉर्मल वे में हम कहते हैं इंटेंसिटी को लाइट की शाइनिंग, क्या बोलते हैं, लाइट की शाइनिंग।
अच्छा बताइए, अगर मैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो फोटोन की एनर्जी फिक्स, और एनर्जी फिक्स है तो एनर्जी पर यूनिट टाइम फिक्स, मतलब पावर क्या है, फिक्स। फिक्स पावर का बल्ब मैंने यहाँ पर रख दिया है पी, तो 4 पी फिक्स 4 पाई फिक्स, तो मैं लिख सकता हूँ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/d²। डिस्टेंस के इनवर्सली हमारे पास, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है। किस तरह से, देखो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर मैं कह दूं आपके 2D डिस्टेंस तक रेडिएशन जा रहे हैं तो एरिया कुछ ऐसा बनेगा, अरे बनेगा या नहीं। यहां पर इंटेंसिटी मैंने माना आई थी, अब रेडिएशन कितने डिस्टेंस तक जा रहे हैं, 2D, तो बताओ पूरे एरिया में ई एनर्जी पर सेकेंड इमिट हो रही है। पूरा एरिया कितना, 4 पाई 2D का होल स्क्वायर। कितनी एनर्जी पर सेकेंड, ई एनर्जी पर सेकेंड, कितनी पावर, पी। इंटेंसिटी हमें अगर कैलकुलेट करनी है यूनिट एरिया से देखते हैं, मान लो ये वाला एरिया यूनिट है शेडेड, यूनिट एरिया से पास होने वाली एनर्जी वही क्या कहलाएगी, लाइट की इंटेंसिटी। तो यूनिट एरिया से कितनी जाएगी बोलिए, P/4 × 4 पाई d²। अरे होगा या नहीं, बच्चों को समझ में आ रही है बात। तो आप मुझे क्या ये बता सकते हो, P/4 पाई d² को क्या लिख सकता हूँ, आई। तो इंटेंसिटी कितनी होगी, I/4। यहाँ इंटेंसिटी आई थी, यहाँ कितनी, I/4। 3D तक जाएंगे तो I/9। क्या 1/d² के प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब इंटेंसिटी सोर्स की स्क्रीन से डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। आप देख सकते हो, अगर मैं डिस्टेंस कम करूं, डिस्टेंस कम करूंगा तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। देखो यूनिट एरिया का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने कहा यूनिट एरिया से पास होने वाली एनर्जी पर सेकंड, कौन से एरिया से, यूनिट ए। तो एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे मैं आपसे कहूं, आपको खुद को, अगर आप खुद सोचोगे तो आपको पता पड़ेगा कि एरिया इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों। ये सब छोटी छोटी सी टर्म्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे अगर आपको क्वेश्चन ढंग से करने हैं, एक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, किसी भी बुक को उठा लेना, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे फोटोन से रिलेटेड जो भी होंगे। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड की अभी बात करें, पर सेकंड, पर मीटर स्क्वायर, पर क्यूबिक मीटर। ये क्वेश्चन समझ में आया, आपके सारे क्वेश्चन फोटोन से रिलेटेड कोई सा भी आ जाए, सब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पर इससे ध्यान से समझने के लिए इंटेंसिटी समझ लेना ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूँ यूनिट एरिया, एरिया एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास। जैसे मैं आपसे कहूँ, दो पेपर हमारे पास है बच्चों, एक स्मॉल पेपर है और एक थोड़ा सा लार्ज, ये वाला पेपर, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। मैं ये कह रहा हूं, इस पेपर पर मान लीजिए 20 जूल एनर्जी आ रही है पर सेकेंड, और इसका एरिया है, या ऐसा मान लो 5 जूल एनर्जी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 जूल आ रही है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर। ये बड़ा पेपर है, इसका एरिया मान लो 20 मीटर स्क्वायर है, और इस पर एनर्जी आ रही है 20 जूल पर सेकेंड। बताइए पेपर 1 और 2 में कौन सा पेपर जल्दी बर्न होगा, 1 या 2। क्यों, 2 वाला होगा ना, इस पे ज्यादा एनर्जी आ रही है बच्चों। आप किसके बेसिस पर कह रहे हो कि पेपर 1 जल्दी बर्न होगा, एरिया। आपने ये चेक किया है कि यहाँ 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 5 जूल एनर्जी आ रही है, यहाँ 20 मीटर स्क्वायर में 20 जूल, तो 1 मीटर स्क्वायर में, यहाँ तो 1 मीटर स्क्वायर में एक ही आ रही है, यहाँ 1 मीटर स्क्वायर में 5 जूल एनर्जी आ रही है। तो आपने किसके बेसिस पर ये कहा, एरिया। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, एरिया। तो समझ में आ रही बात। तो हमारे पास एरिया एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास, आपने एरिया के बेसिस पर कह दिया। इसीलिए जब हम इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं तो हम स्टैंडर्ड लेते हैं यूनिट एरिया से पास होने वाली एनर्जी। जैसे आपने यहाँ यूनिट एरिया से कैलकुलेशन लगाई ना, इसीलिए अपन यहाँ डिफाइन करते हैं कि यूनिट एरिया से पास होने वाली एनर्जी पर सेकंड, वही क्या कहलाती है, लाइट की इंटेंसिटी। अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन, ये पॉइंट सबसे ज्यादा काम आएगा आगे, तो ध्यान से देखना, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में, कि अगर अपन डिस्टेंस कम करें सोर्स की स्क्रीन से तो डिस्टेंस कम करने से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो आप क्या बता सकते हो, मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स के लिए डिस्टेंस कम करने से लाइट की इंटेंसिटी क्यों बढ़ जाती है, कारण क्या है, बोलिए बच्चों। एरिया तो यूनिट है, वेरी गुड। तो अगर अपन बात करें, इसका कारण क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं, देखना बच्चों ध्यान से।
जैसे मान लीजिए हमारे पास लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक तो नहीं है, व्हाइट लाइट है, सब कलर है। पॉइंट काम आएगा, आगे ध्यान रखना, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट या आगे जो भी समझोगे हर जगह ये पॉइंट काम आएगा बार बार, तो ध्यान से देखना। मोनोक्रोमेटिक सोर्स तो नहीं है, मैंने मान लिया है मोनोक्रोमेटिक है फॉर एग्जाम्पल, और पॉइंट सोर्स भी नहीं है, पर आप मान लो पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का मतलब स्फीयर की फॉर्म में रेडिएशन इमिट हो रहे हैं हर डायरेक्शन में इस तरह से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सोर्स की, ये स्क्रीन और ये सोर्स, इसकी डिस्टेंस थी d1। ये अच्छा एक चीज बताइए पहले मुझे, आपने कहा है इंटेंसिटी होती है टोटल एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टोटल एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी एन फोटोन की एनएच न्यू, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल एरिया ना टाइम, और टोटल एनर्जी अपॉन टाइम टोटल पावर अपॉन आपके पास एरिया, क्या हो गई इंटेंसिटी। तो आपने ये रिलेशन देखा है आई बराबर एन बाई टी एच न्यू अपॉन एरिया, ठीक है। आपने क्या किया है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया था, फ्रीक्वेंसी तो क्या कर दी कांस्टेंट, मतलब फोटोन की एनर्जी क्या हो गई कांस्टेंट, यूनिट एरिया की हम बात कर ही रहे हैं। तो आप मुझे बताइए फिर इंटेंसिटी बढ़ने से कौन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स। एक फोटोन की एनर्जी फिक्स है। मैं आपसे कहूं जैसे एक ये एरिया है हमारे पास, मान लो यूनिट एरिया, इस पर एक फोटोन इंसिडेंट हुआ पहले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ध्यान से देखना कितने का 10 इलेक्ट्रॉन, 1 मीटर स्क्वायर एरिया मान लो। अगर इस पर मैं कहता हूं इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब अब जो फोटोन हमारे पास आ रहे हैं, मान लीजिए 3 फोटोन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 3, इंटेंसिटी बढ़ने से क्या बढ़ा सरफेस पर, फोटोन का नंबर बढ़ा, एक फोटोन की एनर्जी तो उतनी है या नहीं, बोलो। एक फोटोन तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है, टोटल एनर्जी बढ़ी है सरफेस पर, एक फोटोन की एनर्जी तो उतनी ही है, टोटल एनर्जी बढ़ी है नहीं, देखो ना, टोटल एनर्जी कितनी होगी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आ रही है बात। हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी तो उतनी है, टोटल एनर्जी बढ़ी है 30, मतलब 3 × 10, ये टोटल एनर्जी बढ़ी है, एक फोटोन की एनर्जी उतनी है, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं। ये कारण क्या है, कौन बढ़ा है, फोटोन का नंबर बढ़ा है, उसके कारण ऐसा हुआ है, एक फोटोन की एनर्जी फिक्स है, फोटोन का नंबर बढ़ने के कारण यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो आप देखिए ये मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स, अगर मैं इसकी स्क्रीन से डिस्टेंस मान लीजिए, ये यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर एरिया बन रहा है, सब तरफ जा रहा है फोटोन, ये मान लो 2000 फोटोन पर सेकंड इमिट कर रहा है, 2000 फोटोन पर सेकंड, 500 या 500 या 500 बार फेंक दूंगा उठा के यहाँ से, ध्यान रखना पहली बार पढ़ रहे होंगे मेरे से, पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पढ़ना है ना, जो मेरे से पढ़ रहा होगा पहली बार जो पढ़ रहा है ना, शांति से बैठे रहे। पढ़ना है हो क्या करना है हो बच्चों आप यहाँ, सिलेबस खत्म करना हो तो सिलेबस तो मैं करा दूंगा खत्म, उसकी नहीं है टेंशन। पढ़ना है, अगर आए हो या नहीं जानते हो ना तो बिल्कुल शांति से बैठे रहना, ध्यान रखना। कौन बोला था बच्चा, बच्चों ऐसा है, मैं अपने लिए कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसको ढंग से समझ लीजिए, कोई दिक्कत आए तो पूछिए, अपना समय मत खराब करिए बीच में। और किसी को अगर कुछ बोलना हो तो पहले का रिजल्ट, जितने भी फोटो चिपक रहे हैं ना बाहर, ये मेरे ही बैच के बच्चे हैं सारे जो पढ़ाए हुए हैं, टॉप 10 में जितने भी आए हुए हैं, अब्दुल रहमान, ये जितने भी है ना, हर्षित आनंद, हर्ष अर्चिता, ये एनक्यूज के सारे बच्चे मेरे ही पढ़ाए हुए हैं। पता कर लेना कहीं से भी, 12 साल से उठा के देख लेना रिजल्ट, कम से कम 3 4 बार फर्स्ट रैंक दे चुका हूँ। तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ना है शांति से पढ़िए बैठ के। ये समझ में, बिल्कुल आराम से समझा रहा, समझ में आ रहा नहीं यार आप लोगों को। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कराऊं कि बिल्कुल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आंसर आ जाए, कुछ भी नहीं सीखोगे उससे आप। वो बेसिक क्वेश्चन कराने के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराने के लिए ये सब चीज समझाई जा रही है, जिसमें आपको मजा आ रहा है। अभी फिर आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब जो बच्चा ऐसे इस तरह की हरकत कर रहा है ना, उसी को मजा आएगा, बाकी को तो समझ में आ जाएगा। अभी ये जो 2 5 10 मिनट खराब हुए ना,
वो एडजस्ट आप में से होगा। सुबह वाले बैचेस में नंबर ऑफ फोटोन पर क्यूबिक मीटर तक के क्वेश्चन हो गया है, वो आपका नहीं हो पाएगा बीच में डिस्टर्बेंस के कारण। तो अपना लॉस मत करिए, और वो मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, 2-3 क्वेश्चन कम कराऊंगा, सब एडजस्टमेंट हो जाएगा। पढ़ने आए हो, अपना समय खराब ना करें, दूसरे बच्चों के चक्कर में ना आए, माँ बाप का पैसा खराब करके यहाँ बैठे हो ना, तो पढ़ने सीखो। आता नहीं है, आता होता तो सिलेक्शन हो चुका होता अपना। इन बच्चों के चक्कर में मत रहा करो, अपनी पढ़ाई करिए, स्टडी करिए, फालतू समय खराब मत करिए। जो बच्चा सिंसियर होकर पढ़ लेगा, यहाँ का मॉड्यूल भी सोल्व कर लेगा ना, उसका सिलेक्शन नहीं रुक सकता। ये अभी का नहीं, 12 साल हो गए मुझे यहाँ पढ़ाते हुए, 2009 से पढ़ा रहा हूँ। मॉड्यूल भी सोल्व कर लिया ना, उसमें आपका काम हो जाएगा। तो आप फालतू चक्कर में मत रहिए बच्चों। पेपर बिल्कुल सही एवरेज पेपर आता है आपके, बहुत अच्छा पेपर नहीं आता, फिर भी हम तो उस लेवल की तैयारी कराते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, नोट से बाहर जाएगा ही नहीं आपके कोई क्वेश्चन। बस ये जो चीज समझाई जा रही है वो समझिए। देखो क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, चाहता तो 1 मिनट में खत्म कर देता बच्चों, ये होता है और क्वेश्चन करा और खत्म इंटेंसिटी। पर उससे क्या अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लाइट सोर्स है, मान लो 2000 फोटोन पर सेकंड इमिट कर रहा है। कितने फोटोन? 2000। मान लो 500 यहाँ आ रहे हैं, 500 500 500 500 इस तरह से जा रहे हैं पर सेकंड। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 500 फोटोन्स पर सेकंड हमारे पास इमिट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप बताइए 500 फोटोन पर सेकंड हमारे पास इस वाले एरिया में हमारे पास जा रहे हैं, मान लेते हैं। जब इस सोर्स की इससे डिस्टेंस थी, मान लो हम तो कौन से एरिया से जाने वाले फोटोन देखते हैं, पर यूनिट एरिया। ये मान लो यूनिट एरिया, फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने यूनिट एरिया है। मान लो यहाँ पर 100 फोटोन आ रहे थे और 400 यहाँ आ रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं बच्चों? 500। अच्छा बताइए मुझे, अगर इस सोर्स की स्क्रीन से डिस्टेंस कम करूंगा, तो डिस्टेंस कम करने से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। डिस्टेंस कम करने, लाइट की इंटेंसिटी मतलब लाइट की शाइनिंग, लाइट की इंटेंसिटी मतलब लाइट की शाइनिंग। ये देखो अगर मैं डिस्टेंस कम करूंगा तो लाइट की डिस्टेंस कम करने से लाइट की शाइनिंग क्यों बढ़ रही है? क्या नंबर ऑफ फोटोन्स का कलेक्शन स्टार्ट हो रहा है? देखो पहले यहाँ 100 थे, 200 300 400, यहाँ कलेक्ट होते जा रहे हैं नंबर ऑफ फोटोन, और पर सेकंड नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो आप ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में आपके काम आएगा। मैं आपको यही समझा रहा था कि फोटोन की एनर्जी पे इफेक्ट नहीं आएगा, टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, वो फोटोन का नंबर बढ़ने के कारण। क्या बढ़ेगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब कौन बढ़ रहा है? फोटोन्स का नंबर। तो समझ में आ रही है बात? तो आप बताइए, डिस्टेंस कम करने से, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, बताइए डिस्टेंस कम करने से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। डिस्टेंस कम करने से लाइट की इंटेंसिटी क्यों बढ़ जाती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया। देखो आप, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कांस्टेंट। अच्छा अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है, एच फिक्स है, यूनिट एरिया की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं आई इज प्रोपोर्शनल टू एन डेज, लिख दिया, एन डेज लिखा है एन अपॉन ए। अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो बताइए डिस्टेंस कम करने से आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, बोलोगे तो ध्यान रहेगा, डिस्टेंस कम करने से लाइट की इंटेंसिटी क्यों बढ़ेगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया बढ़े। समझ में आ रही है? एक तरीका तो हमारे पास ये है इंटेंसिटी बढ़ाने का। एक्सपेरिमेंट जब करेंगे लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, तो ध्यान रखना है ग्लास ट्यूब हमारे पास रहेगी, एक कैथोड एक एनोड, और इस कैथोड से इस सोर्स की स्क्रीन मतलब डिस्टेंस जो है, इसको वेरी करके हम लाइट की इंटेंसिटी को वेरी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। दूसरा तरीका क्या है इंटेंसिटी बढ़ाने का? देखिए आप मुझे बताओ बच्चों, इंटेंसिटी होती है हमारे पास पावर पर यूनिट एरिया, अरे होता है या नहीं? जैसे मान लीजिए यूनिट एरिया है, ये देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं ये कौन सा एरिया है? यूनिट। मुझे यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी अगर कम दिख रही है, लाइट की शाइनिंग, अगर मैंने मान लो रेड कलर का बल्ब लगा हुआ था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रहा हूँ 1 वोल्ट का, कितने वोल्ट का? 1 वोल्ट। हमारे पास 1 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ था रेड कलर का, मैं वापस रेड कलर का ही बल्ब ले रहा हूँ। अगर मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी है एक्सपेरिमेंटली तो डिस्टेंस कम करके बढ़ा सकते हैं, एक्चुअल तरीका है पावर बढ़ा के। अगर मैं 1 वोल्ट का रेड कलर के बल्ब की जगह अगर 1000 वोल्ट का रेड कलर का बल्ब जलाऊंगा, तो लाइट की शाइनिंग पहले से यहाँ ज्यादा। तो आप ये देखिए, दूसरा तरीका है, आप सब जानते हो इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पर इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? पावर बढ़ाना, मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए। और पावर भी बढ़ती है मतलब फोटोन का नंबर बढ़ने के कारण, क्योंकि सोर्स तो फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, एक फोटोन की एनर्जी फिक्स है, वही समझा रहा था जिसमें आपको मुस्कुराहट आ रही थी। ठीक है ना? तो हमारे पास अगर बात करें
तो हम यहाँ पर दो तरीके से, अब ये दोनों पॉइंट काम आएंगे आगे, ध्यान रखना लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में, दो तरीके से लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। बताइए बच्चों किस किस तरह। पहला तरीका एक्सपेरिमेंटल तरीका, कैसे? डिस्टेंस कम कर, डिस्टेंस कम करने से लाइट की इंटेंसिटी क्यों बढ़ेगी? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया बढ़े। क्लियर है? और दूसरा तरीका पावर बढ़ा के हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड की कैलकुलेशन करते हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, बताइए बच्चों। हम जानते हैं पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एक फोटोन की एनर्जी कितनी? ई बराबर एच न्यू। अच्छा, अगर एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू तो एन फोटोन की एन एच न्यू अपॉन टी, इसको जानते हो? स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, तो पी बराबर स्मॉल एन एच न्यू, न्यू बराबर सी बाय लैम्डा। तो आप बताइए स्मॉल एन निकाल सकते हैं, कितना आ गया? पी लैम्डा बाय एच सी, ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एन, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अब देखिए फास्ट कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो मैं एच सी की जगह, पावर होती है वॉट, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, ये जूल में तो इसको भी जूल में, जूल की टर्म्स में एच सी की वैल्यू बोली 2 × 10⁻⁻20 लिखा है था। तो 1/2 को क्या लिख दूं? 0.5 इंटू 10 की पावर कितना? 25 पी इंटू लैम्डा। क्या लिख सकता हूं या नहीं? तो बताइए n बराबर 0.5 मतलब 5 × 10⁻24 और p इंटू लैम्डा लिख सकता हूं। ये आ गया फास्ट कैलकुलेशन, अगर आपको करनी है इसको यूज ले लेना। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों यहाँ पर यूनिट, यूनिट का ध्यान रखें। देखो यूनिट की बात कर रहे थे अपन बताओ पावर की यूनिट वॉट, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड। अच्छा बताइए एच की यूनिट जूल सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ किसमें? मीटर। ये ध्यान रखना कभी नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम किसी में भी दिया जाए, रखना किसमें? मीटर। ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आ जाएंगे? वो तभी आएंगे जब वेवलेंथ किसमें रखोगे? मीटर। ध्यान रहेगा। बाकी न्यूमेरिकल से समझते हैं, नोट करिए यहाँ। हाँ, एक फोटोन की एनर्जी तो वही रहेगी। यहाँ तीन वेरिएबल है, तीनों का खेल आप देखोगे जब लेनार्ड एक्सपेरिमेंट आएगा। देखो आई बराबर क्या होता है? एन एच न्यू बाय एच फिक्स, एरिया फिक्स, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटू न्यू। तीन वेरिएबल है आई, एन और न्यू। तो अगर अपन यहाँ पर कहें कि फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोन का नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना? और अगर अपन यहाँ पर तीन वेरिएबल है तो हम किसी एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा तो दो को रिलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ये कह दोगे कि इंटेंसिटी फिक्स है तो एन बढ़ने से न्यू, न्यू बढ़ने से एन कम होगा फिर आपके पास। तो ये सब अपन जो इफेक्ट देखेंगे ना, ये सब आगे आएंगे लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए मैंने कहा था वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आगे आप लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में देखोगे। तो तीन वेरिएबल है, तीनों को एक साथ वेरी नहीं कर सकते, ये वही कंडीशन है बेटा एक्स बराबर वाई जेड। मैं आपसे कहूँ बताओ जेड बढ़ाने से एक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डिपेंड करेगा वाई पर, करेगा। वही कंडीशन यहाँ भी है, ठीक है ना? ये सब आगे बात करेंगे अपन इसके लिए। हाँ हाँ, अपन वेरी करेंगे ना सोर्स की। क्या यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते? वेरिएबल है तो यूनिटरी मेथड क्या कांस्टेंट के लिए लगाते हो? तो फिर नहीं, तो फिर तो आपके पास कांस्टेंट है तो फिर यूनिटरी मेथड लगाने का मतलब ही क्या है? एक ही चीज रहेगी अगर कांस्टेंट है तो। किसी की अगर इंटेंसिटी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 5 ही रहेगी, फिर यूनिटरी क्यों लगा रहे हो? हर जगह इंटेंसिटी अलग अलग क्यों आ रही है आपकी यूनिट एरिया पर? डिस्टेंस में वेरिएशन के साथ साथ रेडिएशन में वेरिएशन नहीं आ रहा। यहाँ से कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन इमिट कर रहा है, यहाँ नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस डिफरेंट होगी, यहाँ यहाँ वेरी तो करेगी, सही है।
वही चीज सेम यही है, ये रेडिएशन से, फोटोन से है, ये फोटोन से। अच्छा, इंटेंसिटी यूनिटरी मेथड, ये वाला क्यों कह रहा है बच्चों कि हमारे पास यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते अगर ये वेरिएबल है इंटेंसिटी, ऐसा होता है क्या? क्यों बच्चों, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कुछ, ये वाला क्यों कह रहा है, कहाँ पढ़ लिया बेटा आपने? यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, कहाँ लगाते हैं यूनिटरी मेथड, ये बताओ मुझे। हाँ बोलो, कहाँ बताओ ना, किसी एक एग्जाम्पल बताओ मुझे, कहाँ लगा सकते हो यूनिटरी मेथड? तीन वेरिएबल है, एक को फिक्स कर दिया ना अपन ने यहाँ, तीन वेरिएबल है बेटा, आई एन और न्यू, यहाँ नहीं लगा सकते। हमने एक को फिक्स किया है फ्रिक्वेंसी, तब कह रहे हैं इंटेंसिटी से फोटोन, ये देखो ना मैंने फिक्स करा हुआ है ना, फ्रिक्वेंसी तो फिक्स कर दी ना मैंने। अब फ्रिक्वेंसी फिक्स कर दी है तो अब तो दो वेरिएबल आपके पास है, तो इसको ये इसके साथ चेंज होगा ही सर। तो आप कोई एग्जांपल बता दो मुझे कि जहां कोई चेंज नहीं हो रहा हो वहां लगा सकते हैं, एग्जांपल बताओ। यूनिटरी मेथड, मैं तो आप तो सोचो ही मत यूनिटरी मेथड की, आप तो ये सोचिए 4 पाई डी स्क्वायर, पूरे एरिया ना, पूरे एरिया 4 पाई डी स्क्वायर में ई एनर्जी पर सेकंड मिनट हो रही है, मतलब कितनी पावर पी, मैं तो यूनिट यूनिट एरिया से निकलने वाली एनर्जी देख रहा हूँ, यूनिट एरिया से निकलने वाली एनर्जी पर सेकंड, वही इंटेंसिटी होती है, यूनिट एरिया से निकालनी है। यूनिटरी मेथड नहीं कह रहा मैं, तो यूनिट एरिया से निकलने वाली, आप ये देख रहे हो कि यूनिटरी मेथड में तो यूनिट एरिया से, इसको भूल जाओ। यूनिट एरिया से क्या होगी, डिवाइड बाय एरिया ही करोगे फिर। बच्चे हो गया कंप्लीट? अच्छा, इधर हो गया सबका कंप्लीट बच्चों? वेरी गुड। अब देखिए कितनी बजे होता है बच्चों लेक्चर कंप्लीट? तो आपके क्वेश्चन रह गया, एक काम करते हैं, एवरेज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा था दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक मीटर वाला। अभी एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड ही कैलकुलेट करना है, इसमें भी आपको लिखो। यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, सबका हो गया कंप्लीट? तो लिखिए लाइट रेडिएशन, लाइट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, इस तरह का आपके एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ भी है क्वेश्चन, है ना? देखो, लाइट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 0.1 माइक्रोमीटर, light radiation of wavelength 0.1 micrometer emitted by the bulb, emitted by the bulb of power 100 watt, of power 100 watt. If bulb convert, if bulb convert 20% of electrical energy into light, 20% of electrical energy into light, then calculate the number of, then calculate the number of photons emitted by the bulb, number of photons emitted by the bulb in 20 hours. करिए ट्राई।
number of photon emitted by the bulb in 20 hours. Light radiation of wavelength 0.1 micrometer emitted by the bulb of power 100 watt. If bulb convert 20% of electrical energy into light, then calculate the number of photons emitted by the bulb in 20 hours. क्लियर है? वेरी गुड। इसका आंसर आ भी गया अशोक। और किसी का आया? कितना आ रहा है? 7.2 इंटू 10 की पावर 23। वेरी गुड। 7 या 72 इंटू 10 की पावर 22 या 7.2 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है। कितने बच्चों का आंसर आ गया? अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो आप देख सकते हो, मैंने बताया था क्या अप्लाई करोगे बच्चों? 5 इंटू 10 की पावर 24 पी इंटू लैम्डा। अच्छा बताइए बच्चों, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। ये लाइट बल्ब है और इस पर रेटेड है कि 100 वोल्ट का है, ठीक है। और ये बल्ब इतना कैपेबल है भाई, ये क्या कर रहा है, आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है इसको लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। लाइट मीन्स फोटोन्स, लाइट मीन्स फोटोन्स। तो हमें देखने 20 आवर्स में कितने इमिट कर देगा फोटोन्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। और इसकी क्या कन्वर्जन एफिशिएंसी आपको दे रखी है कि 20% कन्वर्ट करता है। जो भी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका केवल 20% ही लाइट कन्वर्ट कर पा रहा है। तो हमारे पास आप देखिए नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो 5 इंटू 10 की पावर 24 पी इंटू लेमडा। अच्छा पावर कितनी? 20, 100। और इसका कितना परसेंट कन्वर्जन? 20। देखो आप ये देखिए बच्चों, पावर दे रखा है 100 वोल्ट। पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो आप मुझे बताइए इसका 20%, ठीक है, टोटल एनर्जी का 20% या टोटल एनर्जी अपॉन टाइम का 20%, एक ही बात है। इसका 20%, 20/100, ठीक है। पावर इंटू लेमडा किस में रखोगे? मीटर। कितना? 0.1 इंटू 10 की पावर -6। ये याद है क्या है आपके? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ये है। आपसे और अगर टी टाइम में पूछता तो इंटू क्या कर देते? टी, ठीक है। ये आगे नंबर ऑफ फोटोन टी टाइम में। कितने टाइम में पूछ रहा है आपसे? 20 आवर्स। तो यहाँ टी की जगह कितना रख दोगे? 20। सेकंड में कन्वर्ट करोगे 60 इंटू 60। क्लियर है? और फाइनली अगर बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स कितना आ रहा है? 7.2 इंटू 10 की पावर 23 फोटोन्स। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास आ जाएगा, नोट करिए। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन को। हो गया बच्चों आपका कंप्लीट? ओके बच्चों, थैंक यू।